जय हिंद दोस्तों। माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में। आप लोगों को पता है कि अभी तकरीबन 12,489 पोस्ट टीचर के भर्ती के लिए आ चुके हैं, जिसकी स्पेशल पैड कोर्सेज चल रहा है। और अभी आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, फुल लेंथ कोर्स रहेगा ये, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। कब तक? तो जब तक कहना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। फुल लेंथ एग्ज़ाम कोर्स रहेगा ये, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। इसमें टीचर भर्ती का 12,489 पोस्ट आया है, जिसमें मैं 2 क्लासेस यहाँ पे चला रहा हूँ। एक है आपके टीचर का, मात्र 5,000 रुपये फुल लेंथ कोर्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस। दूसरा है असिस्टेंट टीचर का, मात्र 4100 रुपये का। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है तो ज्वाइन करें और लेट ना करें। साथ में CGPSC की भी क्लास चल रही है। CGPSC प्लस व्यापम 2 कोर्स मिला करके आपके लिए क्लास जो है, जो 12,000 का कोर्स है, उसको मात्र मैं 7,500 रुपये में करा रहा हूँ। ये फुल लेंथ क्लास होगा, 2 कोर्स को मिला के सिर्फ 7,500 रुपये में। जबकि खाली PSC का ही कोर्स का जो फीस है वो 5,500 है और व्यापम का 5,000 है, तो 10,500 रुपये में मैं करा रहा हूँ। और जो अलग अलग करना चाहेंगे, है ना, उन लोगों को कहना चाहिए कि 12,000 हम लोग फीस रखे थे, उसको हमने कम कर दिया। इसीलिए जो दोनों को लेना चाहेगा उसको हम लोग मात्र जो है 7,500 में करा रहे हैं। अलग अलग कराओगे तो आपको 10,500 चल देगा, जो पहले 12,000 था। तो सामने एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, इसीलिए हमने क्या किया, रेट को कम्बो कर दिया। जो कम्बो कोर्स लेगा सिर्फ 7,500 रुपये पड़ेगा। चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या बताऊँगा आपको, तो तालुकदारी प्रथा के बारे में। किसके बारे में? तो मराठाओं के तालुकदारी जो प्रथा था, या तालुकदारी जो ट्रेंड था, इसके बारे में आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। ताल्लुकदारी प्रथा में एक्चुअली बेसिक क्या हुआ था आपको समझाऊंगा, और आपको उसके निष्कर्ष के पास लेके जाऊंगा कि देखिए, छत्तीसगढ़ को पढ़ो ऐसा कि आप किसी को पढ़ा सको, कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सको। हम ऐसा पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ को कि आपका क्वालिटी बेस्ड स्टडी करेंगे। इसीलिए मैं जो भी क्लासेस लेता हूँ उसको फुल लेंथ लेता हूँ। ठीक है। आप समझना, तालुकदारी प्रथा जब मराठों ने चालू किया, या जब मराठों के शासन में चल रहा था, तो एक्चुअली इसमें होता क्या था, किसी भी भूमि के पट्टे को एक निश्चित अवधि हेतु, एक फिक्स टाइम है के लिए पट्टे को किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाता था। किस पे दिया जाता था? तो ठेके पर दे दिया जाता था। और ये बोला जाता था कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देगा, हम उसको उस ज़मीन को क्या करेंगे, दे देंगे। और उस ज़मीन को उसको दे दिया जाता था। और जैसे ही अवधि समाप्त होता था, तो पट्टा जो मिला रहता था ठेके पे, वो उसकी अवधि जो है ख़त्म हो जाती थी उस तालुका के लिए, या तो उसको नवीनीकृत किया जाता था उसी व्यक्ति के द्वारा पुनः। ठीक है। मराठों ने 2 प्रमुख तालुका बनाए, एक बनाया तरेंगा, दूसरा बनाया लोरमी। ठेके की जो राशि होती थी, जो ठेके से वसूलते थे, वो उस राशि को मराठों के राजकोष में जमा करना होता था। तो ये हो गया आपका बेसिक जानकारी। अब आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि तालुकदारी प्रथा में होता क्या था। देखिए, इसका सबसे पहला मैं आपको मेंस के कॉन्सेप्ट में अगर समझाऊं, तो इसको उद्देश्य को आप समझो कि तालुकदारी प्रथा का उद्देश्य क्या था। तालुकदारी प्रथा का उद्देश्य था, अधिक से अधिक, जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो, उसको राजस्व और रेवेन्यू कलेक्ट करना था। इससे क्या हुआ, राजस्व कलेक्शन तो बढ़ा, लेकिन हुआ ये कि स्थिति जो थी वहाँ पे किसानों की या आम जन की, उनकी स्थिति जो है यहाँ पे बिगड़ने लगी, स्थिति खराब होने लगा। और प्रशासन के प्रति लोगों के मन में जो धारणा थी वो बदलने लगी, धारणा भी गिरने लगी। एक बात याद रखिएगा, इस समय पे अब ध्यान केवल जो रेवेन्यू कलेक्शन में जाने लगा,
तो प्रशासन की स्थिति जो है खराब होने लगी और किसानों की स्थिति भी इसमें क्या है खराब होने लगी। किसानों को भी इससे क्या हुआ, नुकसान होने लगा, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ जो भी ठेकेदार आता था ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वसूलना वो चाहता था। तो किसानों की स्थिति में क्या हुआ, यहाँ पे गिरावट आ गया। ठीक है, अब समझना होगा इसमें होता क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, नोटेबल जो पॉइंट है वो क्या है, कैसे हम नोट्स को क्रिएट करें, कैसे हम मेंस में इस बात को डालें। सबसे पहले आप क्या करना, इसके बेसिक फ्रेमिंग को करना कि इसमें क्या होता था, किसी भी भूमि पर कोई भी किसी भी भूमि को क्या कर के पट्टे को किसको किसी भी भूमि के पट्टे को किस पे दिया जाता था और किसको दिया जाता था, एक निश्चित अवधि के लिए। किसके लिए, एक निश्चित फिक्स टाइम के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता था। और किस पे, तो ठेके पे दिया जाता था। किस पे दिया जाता था, ठेके पे। इसमें क्या होता था, अधिक राजस्व जो देता था उसी की बोली को, अधिक राजस्व जो भी आदमी देता था उसी की बोली को स्वीकारा जाता था। और जो आदमी ज़्यादा राजस्व देता था उसी को हम, अधिक राजस्व देने वाले को तालुकादार घोषित कर देते थे। इसमें हुआ ये, सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाना चाहा तो रेवेन्यू बढ़ी, कुछ समय के लिए बढ़ी। होता क्या था, जो अवधि होती थी एक निश्चित टाइम के लिए होते थे, 3 साल 5 साल 7 साल, वो क्षेत्र को देख करके एक निश्चित अवधि के लिए जो डिसाइड होता था, उसमें अवधि जब समाप्त होता था ना, तो अवधि समाप्ति पर क्या होता था बेटा, या तो उसका नवीकरण होता था, रिन्यूअल होता था कि भाई ठीक है काम करो फिर से आप बोली लगाओ, या तो कहना चाहिए कि पट्टा को अब वो क्या करता था, वापस करके दूसरे को दे दिया जाता था, हस्तांतरण हो जाता था पट्टा का, और ये दूसरे व्यक्ति को मिल जाता था, दूसरे को ठेका दे दिया जाता था। इससे 2 तरीके का कहना चाहिए कि आपको समझना पड़ेगा। 2 प्रकार के तालुका का सृजन हुआ, 2 तालुकों को सृजन किया। सैंडिस ने जो बनाया ताहूतदार वो अलग था, यहाँ पे मैं तालुका के बारे में बात कर रहा हूँ, तालुकदारी प्रथा की, ना कि ताहूतदारी। ताहूतदारी अलग चीज होता है, ये तालुकदारी है। ताहूतदारी में उस क्षेत्र के मुखिया लोगों के द्वारा, उसको अलग से बताऊंगा, प्रशासन होता था। ये तालुकदारी है, तालुकादार बनाया जाता था। ठीक है, तो मराठों ने क्या किया, तालुका बनाया, कितना, तो 2, पहला तरेंगा, दूसरा लोरमी। ये 2 तालुका सृजित किया गया और इसमें 2 तालुकादार का नियुक्ति किया गया। यही क्या करता था, अधिक बोली लगाता था और अधिक राजस्व एकत्र करने का जिम्मेदारी लेता था। क्लियर हो गया। और जो ये राजस्व एकत्र करता था, उस राजस्व को किस में जमा करता था वो, तो उसको राजकोष में। समझो अब बात को, कॉन्सेप्ट को समझो। उद्देश्य क्या है, ज़्यादा राजस्व लाना। स्थिति अब लोगों की खराब होने लगी, किसानों की स्थिति में गिरावट आने लगा, प्रशासन के खिलाफ जन आक्रोश आने लगा। किसी भी भूमि को पट्टे में दे दिया जाता था निश्चित अवधि के लिए ठेके पर, और अधिक राजस्व को जो बोली लगाता था उसी को स्वीकार किया जाता था, वही तालुकादार बनता था। इसकी अवधि एक जब समाप्त होती थी निश्चित अवधि, तो उसका नवीकरण होता था या पट्टा लेकर के दूसरे को हस्तांतरित किया जाता था, दूसरे को ठेका दिया जाता था। एक तालुका बना लोरमी, एक तरेंगा। इसके तालुकादार जो है अधिक राजस्व लेते थे और राजकोष में उसको जमा करते थे। क्लियर हो गया। इससे क्या हुआ, इसके क्या बेनिफिट्स रहे, क्या प्रभाव रहा, क्या नुकसान रहा, इसको समझो आप। इसके प्रभाव को समझो, कुछ लाइन में इसके प्रभाव आपको बताना चाहता हूं। इसके क्या प्रभाव रहे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बेसिक समझ लो,
क्योंकि आप पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। इसके प्रभाव ये रहा कि अब केंद्रीय जो शक्ति था, ठीक है, उसने सौंप तो दिया किसी व्यक्ति को, अब मालिक बना दिया। अब वहां पे वो तालुकादार जो है शासन कर रहा है। अब बैठा कौन है? तो सूबेदार। सूबेदार बता रहा है कि ऐसा ऐसा करो। कर का निर्धारण जो सूबेदार करता था, इतना इतना आप इस क्षेत्र से ऐसा ऐसा कर लाओ। इससे क्या होने लगा कि इसे जो काम होने लगा वो त्रुटिपूर्ण होने लगा, अपूर्ण तरीके से होने लगा, और किसानों के हित में प्रशासन नहीं हो पाया। केवल धन वसूलना उद्देश्य रह गया, जिससे जो प्रशासनिक सुविधा थी वो कमज़ोर होने लगी। जैसे मंडी नहीं बन पाया, सिंचाई की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाई, यातायात के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं किया गया। ये सब इसके प्रभाव रहे। तो इसमें पहला बिंदु क्या डालोगे? जो केंद्रीय शक्ति थी, केंद्रीय जो सत्ता था, उसने ध्यान नहीं दिया। जिससे क्या हुआ, जो टैक्स कलेक्शन की जो मैनेजमेंट थी, व्यवस्था थी ना, वो त्रुटिपूर्ण हो रहा। व्यवस्था कैसा रहा? व्यवस्था रहा आपका त्रुटिपूर्ण। तीसरा, उस समय सूबा शासन चलता था, तो सूबेदार ही क्या होता था? इसका सर्वे सर्वा होता था। सूबेदार जो कहता था वही मालिक होता था, मालिक की तरह व्यवहार करता था, और सूबेदार ही कर का अंतिम निर्धारण करता था कि किस क्षेत्र से कितना कर आएगा। ठीक है। चौथा क्या रहा? इसके कारण सिर्फ और सिर्फ जो है धन वसूलना ही एक उद्देश्य रहा। तो इससे क्या हुआ? जनहित का जो कार्य होता था, जनहित कार्यों का अनदेखा हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे क्या हुआ? जब धन ही वसूलना था, तो इस समय प्रशासन में अब थोड़ा सा भ्रष्टाचार आने लगा। क्योंकि भ्रष्टाचार इसलिए पनपा बेटा, क्योंकि उनका उद्देश्य था अधिक से अधिक धन को क्या करना? सृजित करना, अधिक से अधिक धन को कमाना। ठीक है। तो भ्रष्टाचार पनपा, और जिस कारण से छठवें बिंदु में आप लिखिएगा कि बेसिक प्रशासनिक सुविधाओं का अभाव रहा, है ना? अभाव रहा। किसका अभाव रहा? बेसिक प्रशासनिक सुविधाओं में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जैसे सिंचाई पे ध्यान इन्होंने नहीं दिया। फिर जो उस समय बाजार की स्थिति थी, अब लोग गरीब होने लगे, लोगों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर अब छिना रहा है, तो बाजार में किसानों की स्थिति कमज़ोर होने लगी। ठीक है। अर्थात सामाजिक व्यवस्था में बिगड़ाव देखने को मिला। तो सामाजिक स्थिति जो है कमज़ोर होने लगी अब लोगों की, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो सामाजिक स्थिति कमज़ोर होगा। तो सामाजिक स्थिति जो था उसमें गिराव देखने को मिला। दूसरी बात, केवल पैसा कमा रहे हैं, अच्छे काम में लग तो नहीं रहे, तो क्या सिंचाई, मंडी, यातायात, इस पे चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत जो बेसिक सुविधाएं हैं, है ना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आने लगी। जैसे मंडी के अलावा यातायात, या कहना चाहिए कि सिंचाई के लिए नहर वहर इत्यादि। तो ये देखिए, हमने तालुकदारी प्रथा को पढ़ा, उसके उद्देश्य को देखा, उसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखा, महत्वपूर्ण नोट्स हमने क्या क्या देखा, फिर उसके बाद में तालुकाओं का सृजन देखा, और उसके बाद चौथे बिंदु पे पूरे प्रभाव को हमने देखा। तो पढ़ो ऐसा बेटा कि आप किसी को क्या कर सको? पढ़ा सको। मैं उन गार्जियंस को, उन पेरेंट्स को यह संदेश देना चाहता हूँ, एक सविनम्र मैसेज देना चाहता हूँ कि ठीक है, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, नो इशू, लेकिन आप क्या करें? अगर आप तक मेरा वीडियो पहुँच रहा है, अगर आप एक गार्जियन हैं, एक बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, माँ हैं, पिताजी हैं, या बुआ हैं, फूफा है, चाचा है, नाना है, आप ना पढ़ें, लेकिन कम से कम फीस में, कम से कम मिनिमम अमाउंट में मैंने कोर्सेस आपके लिए चालू किया है, आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ।
अपने घर के बच्चों को तैयार करें और अभी से कराएं। ये नहीं कि उनको 5 साल बाद तैयारी करेंगे, कॉलेज पढ़ ली ते कल बात कर ही, ऐसा ना करें। अभी ले ओला चालू करा हुआ एजुकेशन में अभी ले जोड़ा, क्योंकि शिक्षा जो है एक बहुत बड़ा औजार है। बड़े से बड़े लोग इसके सामने झुकते हैं। मैं यही कहूँगा, समय से पहले अगर आप उनको शिक्षा देते हैं तो उनका दूरदर्शिता, सोचने का तरीका और वैचारिक दृष्टिकोण बहुत मजबूत होगा। किसी भी जानकारी के लिए आप क्या करो, किसी भी कोर्स के मैटर में अगर डायरेक्टली मुझसे बात करना है, आप यहाँ पे बेटा व्हाट्सअप कर दो 9575204321। आई रिपीट इट 9575204321। और किसी भी कोर्स को अगर आपको खरीदना है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और गूगल प्ले स्टोर पे आप क्या करो, माधव पहल एकेडमी, ये आप लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा, जिसमें भगवान कृष्ण आपको बांसुरी बजाते दिखेगा, नीचे दीपक का साइन दिखेगा। हाँ हाँ, मेरा ही साइन ठीक है। तो आप क्या करो, गूगल प्ले स्टोर से माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन सबसे पहले डाउनलोड करो और अपने पसंद का कोर्स वहाँ से क्या करो, परचेस कर लो। शिक्षा को कम से कम रेट में मैं आपको बीच में रखा हूँ। जितने भी मैंने 9 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक किया है, उस सारे एग्ज़ाम में 4 पीएससी मेंस था मेरा, कंटिन्यू मैंने दिया है। वो सारे अनुभव को मैं इसमें डाला हूँ। आप लोग के लिए इकोनॉमिक सर्वे का बुक भी मैं इसमें रेडी कर दी हूँ मात्र 70 रुपये में, जिसमें पूरे 450 पेज का क्या है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में नोट्स बनाया गया है। आप बिल्कुल जो है मेरे इस प्रयास का फ़ायदा लें, ठीक है। जय हिंद। फिर हम मिलेंगे। बस शिक्षा के प्रति आप लोग काम करते रहें, पॉजिटिव होकर काम करें।